हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटैप में। आज की इस वीडियो में हम ईओ 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले और फोकस करने वाले हमारे जनरल साइंस के कंपोनेंट में। जैसा कि आपको पता है कि जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब टॉपिक्स को हमें कवर करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत वास्ट हो जाता है। तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि ये टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है, इसके ऊपर ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एडुटैप आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस गाइड बुक में आपको मिलने वाला है कंप्लीट डिकोडेड सिलेबस, आपके पीवाईक्यूज और आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि आपको मार्क्स कैसे अच्छे गेन करना है। तो ये जल्दी से आप जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक को डाउनलोड कर लेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत यूजफुल है। एक बार डाउनलोड करके देखिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे ईओ 2023 के क्वेश्चन पेपर का। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए। अब देखिए, ये क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। ये क्वेश्चन है बायो का। ठीक है, बायो में हमें ये जो टॉपिक लिया गया है डीएनए के बारे में, सेल्स वाले चैप्टर से लिया गया है। सेल्स एंड इन स्ट्रक्चर, सेल्स एंड टिश्यूज आप बोल सकते हैं। सेल्स एंड टिश्यूज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सेल्स में जो हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन से हमें पता चल गया कि ये टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो हमें दिया था कि डीएनए रिफर्स टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन को काट देंगे। इसी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये दो ऑप्शन में से ही आपको एक सही आंसर को अब गेस करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इट इज लोकेटेड इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं और इसके अंदर आरएनए रहता है, डीएनए नहीं रहता है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि राइबोसोम्स में डीएनए नहीं रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और इसके अंदर आरएनए रहता है। तो डीएनए आखिर रहता कहाँ पे है? तो डीएनए अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करती हूँ, अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, इसमें जो डीएनए रहता है, इसमें जो डीएनए रहता है वो कहाँ पर रहता है? साइटोप्लाज्म में रहता है। कहाँ पर रहता है? साइटोप्लाज्म में। और अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक की अगर बात करते हैं, तो जो डीएनए रहता है वो कहाँ पर रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ पर रहता है? न्यूक्लियस में, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो देखिए इससे हमें ये भी पता चल गया कि हमें क्रोमोसोम्स पर भी फोकस करना है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कितने टाइप के ऑटोसोम्स होते हैं, कितने टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सारी बातें आपको उसमें कवर करना है। मतलब ये वाले टॉपिक पर भी आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन तो कट गया। इसमें भी सेकंड नहीं था, इसमें भी सेकंड नहीं था, तो सेकंड वैसे भी गलत था। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी हमने स्टेटमेंट 1 में देखा कि डीएनए का मतलब था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो रहता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक शुगर रहता है, शुगर और फॉस्फेट रहते हैं, लेकिन राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं रहता। ये किस में रहता है? आरएनए में रहता है। ठीक है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें थर्ड था, हम ये वाले ऑप्शन को काट देंगे। आसानी से हम अपने आंसर पर पहुंच चुके हैं। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इट कैन मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सही है कि ये अपने आप की कॉपी जनरेट करता है। जब भी इसको सेल डिवीजन करना रहता है उसके पहले अपने आप की कॉपी जनरेट कर लेता है, ताकि जो डॉटर सेल्स रहे उसमें वही इंफॉर्मेशन पास आउट हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि डीएनए जो रहता है इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए रहता है टू द डॉटर सेल। पेरेंट सेल से डॉटर सेल में इंफॉर्मेशन ले जाने का काम डीएनए करता है। ठीक है, तो इसके लिए इसे क्या बनाना पड़ता है? अपने आप की कॉपी बनाना पड़ता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है। तो देखिए कितनी सारी बातें हमने यहाँ पर प्रिपेयर की और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से टॉपिक पर अब ज्यादा फोकस आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। व्हेन अ स्पॉन्जी टिश्यू इज फॉर्म्ड इन, सेल्स एंड टिश्यू वाला जो टॉपिक है उसमें से ये दूसरा क्वेश्चन है। सेल्स एंड टिश्यूज में सेल्स पर एक क्वेश्चन पूछा गया, टिश्यू पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि वेलेमन एक स्पॉन्जी टिश्यू है, ये कहाँ पर आपको बनता है, कहाँ पर फॉर्म होता है, ये आपको बताना है। तो वेलेमन जो है एक स्पॉन्जी एपिथेलियल टिश्यू है। कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो मॉइस्चर को अगर एब्जॉर्ब करना है एटमॉस्फेयर से तो ये कहाँ पर रहेगा? एरियल पार्ट्स में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? एरियल रूट्स में रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे आपको एक एक चीज को लिंक करना है और कैसे आंसर पर पहुंचना है। वेलेमन एक स्पॉन्जी एपिथेलियल टिश्यू है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कौन करता है? जो एरियल पार्ट्स में रहता है, जो हवा में रहता है। तो ये एक टाइप की एरियल रूट्स है। ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रख सकती है। तो अगर टैप रूट की बात करते हैं तो ये एरियल रूट में नहीं आती है, ये मेन रूट है। अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करती हूँ तो फाइब्रस रूट भी जो है एरियल रूट में नहीं आती है। रेस्पिरेटरी रूट जो रहती है वो मैंग्रोव्स में ज्यादा पाई जाती है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स जो रहते हैं हेलोफाइट्स में आते हैं। मैंग्रोव्स जो रहते हैं हेलोफाइट्स में आते हैं, जो सॉल्टी वाटर एरिया में, सॉल्ट वाटर एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? एपीफाइटिक रूट। एपीफाइटिक रूट जो है वो एक टाइप की एरियल रूट्स है जो ज्यादातर आपको एपीफाइट्स, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, ऑर्चिड्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वेलेमन आपको समझ में आ गया होगा। तो रूट्स के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज पर ज्यादा आपको फोकस करना है। तो ये दूसरा टॉपिक हमें और अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसके पहले के जो दो क्वेश्चन थे वो बायो के थे, ये वाला क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री का है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सारी चीजें हाइड्रोजन के बारे में दी है। तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन जो रहता है, अगर आप उसे H+ लिखते हैं, ये अलोन है, ये अकेला है। तो अगर H+ आयंस लिखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल होते हैं। H+ आयंस जो रहते हैं अनस्टेबल रहते हैं। तो ये हमेशा हाइड्रोनियम आयंस के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं? हाइड्रोनियम आयंस के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, किसी ना किसी के साथ कंबाइन होके आपको मिलते हैं, कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। हमें इनकरेक्ट के बारे में बताना है। सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। HCl जब ब्रेक होता है, HCl जब ब्रेक होता है तो H+ और Cl- आयन हमें अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन ये जब ब्रेक हो रहा है तो इसके लिए हमें वाटर का प्रेजेंट चाहिए। वाटर प्रेजेंट चाहिए। अगर वाटर नहीं है तो ये HCl से हमें H+ आयंस नहीं मिल सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कलाई। जो बेस रहते हैं, हमने पढ़ा था, बेस जो पढ़ा था हमने कि जिसका pH ग्रेटर देन 7 रहता है, जिसका pH ग्रेटर देन 7 रहता है उसे हम बेस कहते हैं, और जिसका pH लेस देन 7 रहता है उसे हम एसिड कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो जब बेस वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर क्या है? न्यूट्रल है। वाटर क्या है? अपने आप में न्यूट्रल है, जिसका pH कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, ना तो एसिड है ना तो बेस है। लेकिन जब वाटर में बेस सॉल्युबल हो जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर सॉल्युबल है। जैसे कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम इन्हें क्या कहते हैं? अल्कलाइज कहते हैं। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड ही आएगा। जैसे अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर को हम H2O लिखते हैं, इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन वाटर हमारा एसिड नहीं होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। तो यही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। अगर मैं मीथेन की बात करती हूँ, CH4 एसिड नहीं होता है, इसमें भी हाइड्रोजन आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था हमें मिल चुका है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। तो ये जो आया है, ये जो टॉपिक लिया गया है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से लिया गया है। एसिड बेसिस वाले टॉपिक पर, पीएच पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो तीसरा टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है वो है एसिड एंड बेसिस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट?
ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल बनाती हूँ, ये है मेरा पीरियोडिक टेबल, तो ये जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, पीरियोडिक टेबल पर यहाँ पर आते हैं। यहाँ ऊपर पे सबसे हाइड्रोजन रहता है, उसके नीचे आता है लिथियम, उसके नीचे आता है सोडियम, तो ये सारे ऐसे आते हैं, यानी कि ये है हमारा ग्रुप 1। ये चारों की चारों जो है, ये चारों के चारों जो मेटल्स आपको दिए हुए हैं, ये आते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसमें से क्वेश्चन आता है, यानी कि हमें पीरियोडिक टेबल पर फोकस करना है। जो चौथा टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री का, वो है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, और ये पीरियोडिक टेबल आपको टॉपिक मिलेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक आपका कहां पर मिलेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 की अगर बात करते हैं या कोई भी ग्रुप की बात करते हैं, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्डिंग जो रहेगी, मेटेलिक बॉन्डिंग जो रहेगी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होते जाएगी, डिक्रीज होगी। उसको बॉन्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत आने लगेगी, डिफिकल्टी आने लगेगी। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, उसका एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसको बॉन्डिंग करने में डिफिकल्टी आती रहेगी, तो मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग जो है डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जितना अच्छा वो मेटेलिक बॉन्ड बना सकता है, उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये मैंने बात की टॉप टू बॉटम की। तो टॉप वाले का इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज और बॉइलिंग पॉइंट जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग भी डिक्रीज होती है। तो ऊपर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे आएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ऊपर पे सबसे हमारा कौन सा है, लिथियम। तो लिथियम जो है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा और मेटेलिक बॉन्डिंग भी उसकी ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, अब एक बात करते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम जो है वो किसके अंदर आता है, सॉफ्ट मेटल के अंदर आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 1 में, अगर आपने वीडियोस देखी होगी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि मेटल जो रहते हैं हार्ड रहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो है उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये तीनों मेटल जो है सॉफ्ट रहते हैं और इनको कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। लिथियम को किस में रखना पड़ता है, कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, वरना अगर आप नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके ये क्या कर सकता है, एक्सप्लोजन कर सकता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन बन चुका है तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, हमारे पास एक बड़ा सा आइस क्यूब है, एक बड़ा सा आइस क्यूब है, इसका साइड अभी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। इसको हमें 8 स्मॉलर क्यूब्स में इसे डिवाइड करना है। 8 स्मॉलर क्यूब्स में इसे डिवाइड करना है, तो हमने इस तरीके से उसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि जब बड़ा जो था आइस क्यूब और जो छोटे छोटे 8 आइस क्यूब्स है, उनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं सबसे पहले वॉल्यूम की बात करती हूँ, अगर मैं बिगर वॉल्यूम की बात करती हूँ, बड़े वाले आइस, बड़ा वाला जो क्यूब था उसके वॉल्यूम के बारे में बात करती हूँ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। जो भी आपको साइड दिया है उसका आपको क्यूब कर देना है, यानी कि 10 सेंटीमीटर को आपको क्यूब कर देना है, कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब छोटे वाले जो 8 है, इनका साइज क्या, इनका जो साइड होने वाला है वो कितना होने वाला है, 5 सेंटीमीटर का। देखिए ये है आपके पास बड़ा वाला आइस क्यूब, इसको आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला क्यूब था उसका जो साइड है वो आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा वाला साइड है इसका ये क्या है, 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो जो उसका हाफ रहेगा आपको क्या करना है, 8 पार्ट में इसे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो छोटे वाले जो 8 सेंटीमीटर 8 क्यूब्स बनेंगे आइस के, उसका एक साइड कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर का, तो सारे साइड्स भी 5 के आने वाले हैं। कैसे निकाला है मैं आपको बता देती हूँ, कैसे निकाला है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास 1000 है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम रहता है इज इक्वल टू, आपको जितने पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है एन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, इसे आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम आपका 1000 आया, उसके बाद आपको कितने क्यूब्स में डिवाइड करना है, 8 क्यूब्स में। स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम हमें नहीं पता है तो इसे अभी हम वी क्यूब ले लेते हैं, वी क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। 1000/8 इज इक्वल टू वी क्यूब। 1000/8 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, इज इक्वल टू वी क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। ये आ गया आपका, एक साइड आ गया 5 सेंटीमीटर का। छोटे वाले जो ये 8 आपने बनाए, ये छोटे वाले जो क्यूब्स आपने बनाए, इसका एक साइड कितने का रहेगा, 5 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं छोटे वाले क्यूब्स का, वॉल्यूम निकालते हैं छोटे वाले क्यूब्स का। तो छोटे वाले क्यूब का, छोटे वाले जो क्यूब है उसका साइड कितना है, 5 का क्यूब, और कितने क्यूब्स में उसने डिवाइड किया है, 8 क्यूब में डिवाइड किया है, तो 8 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम था और जो छोटे 8 क्यूब के वॉल्यूम है, दोनों सेम रहने वाले हैं। डिवाइड होने के बाद भी वॉल्यूम जो रहेगा सेम रहेगा। तो हमें वॉल्यूम कहाँ पर सेम दिख रहा है, यहाँ पर सेम दिख रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर सेम दिख रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया निकालती हूँ, बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया निकालती हूँ, बिग, यहाँ पे लिख देती हूँ बिग। बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हैं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर आता है। साइड कितना दिया है आपको, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर आप लोग करेंगे, कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सरफेस एरिया हम स्मॉलर क्यूब का अगर निकालते हैं तो 6 इंटू इसका साइड कितना आया है आपका, 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। और कितने क्यूब से, ऐसे हमारे पास 8 क्यूब से, तो 8 को डिवाइड करें, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया पहले जो बिगर क्यूब का था वो कम था, सरफेस एरिया जो स्मॉलर क्यूब्स के निकाले वो ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम सेम है लेकिन सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि वॉल्यूम क्यूब का होता है ए क्यूब और सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये पूछ रहा है, इनकैंडेसेंट बल्ब रेटेड एज 100 वॉट एट 110 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट पावर सप्लाई। हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब का पावर आपको दिया है वॉट, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वॉट होता है। वॉट किसकी ऐसा यूनिट होती है, देखिए एक और क्वेश्चन यहीं पर हमने बना लिया, क्वेश्चन हमने यहीं पर बना लिया, किसकी यूनिट होती है, पावर की। अभी हमने क्वेश्चन देखे केमिस्ट्री के, अभी हमने क्वेश्चन देखे बायो के, क्वेश्चन है फिजिक्स का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या फोकस करना है, ओम्स लॉ पर फोकस करना है, उसके बाद पावर पे फोकस करना है, ठीक है। ये टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और एसआई यूनिट सबकी आपको याद रहनी चाहिए, उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर एसआई यूनिट पता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो 100 वॉट हमें क्या दिया हुआ है, पावर दिया है, पावर हमें दे दिया है, सॉरी 110 वॉट, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज आपको दिया है 110 वोल्ट, वोल्टेज आपको दिया है 110 वोल्ट। पावर का फॉर्मूला है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। हमें P भी पता है, V भी पता है, हम क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे वी स्क्वायर अपॉन P से। वी स्क्वायर 110 का स्क्वायर अपॉन P आपको कितना दिया है, P आपको दिया है 100,
P आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया है, वहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लेंगे, P 100 है और वोल्टेज आपको 110 है। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको 110 वोल्ट है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 110 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, कितना आ गया, 121 ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब हमें बोल रहा है कि पावर सप्लाई आपको 220 वोल्ट का दिया है, तो पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, पावर कितना लॉस हो रहा है। डिसिपेट का मतलब होता है लॉस, तो पावर कितना लॉस हो रहा है ये आपको बताना है। तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, रेजिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर से हम पावर का वही फॉर्मूला लगाएंगे, V²/R। लेकिन इस बार हमें वोल्टेज क्या लेना पड़ेगा, 220 वोल्ट लेना पड़ेगा। 220 का स्क्वायर करेंगे और रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला है, 121 निकाला है। 220 का स्क्वायर 484,0000 अपॉन 121। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, आप जब इसे सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 400 वॉट। कितना आ जाएगा, 400 वॉट आ जाएगा। तो कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, 400 वॉट डिसिपेट हो रहा है। तो पावर की यूनिट हमें पता चली वॉट होती है, रेजिस्टेंस हमें पता चला ओम होता है। रेजिस्टेंस आपका डिसिपेशन के टाइम रेजिस्टेंस उतना ही रहने वाला है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने निकाला था ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स लॉ हमें बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट फ्लोइंग के। और अगर जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पर आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, V = IR। V = IR आपको याद रखना है ओम्स लॉ के लिए। तो वहीं से हमें पता चला था रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम क्यों है, ओम्स लॉ की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इफ द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर इज हाफ for a given potential difference, the current in the wire would। ठीक है, देखिए लेंथ, जब भी लेंथ के बारे में बात करता है हमारे पास एक फॉर्मूला है, R = ρl/A। ठीक है, R क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, R क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है, रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है। L आपका लेंथ है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये है आपका ओरिजिनल, ये है आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये है आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जब हम लेंथ को हाफ कर देते हैं, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर को अगर आप हाफ करते यानी कि L की जगह पर आपको क्या ले लेना है, L/2 ले लेना है। तो रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, न्यू रेजिस्टेंस को R' ले लेते हैं। न्यू रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है, अभी R' मान लिया है। फिर हमारा फॉर्मूला रो, L की जगह पर आपको क्या कर देना है, हाफ कर देना है, लेंथ ऑफ वायर को आपको हाफ कर देना है। ठीक है, तो R' = 1/2 ρl/A। ρl/A, ρl/A किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो R' आ गया R/2, मतलब न्यू रेजिस्टेंस जो है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के आधा है, हाफ है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में निकालने तो करंट बोला है, करंट का फॉर्मूला वापस से हम किससे निकालेंगे, ओम्स लॉ से निकालेंगे। ओम्स लॉ भी हमने देखा था, V = IR। कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि V इधर आएगा, I उधर आएगा, क्या आएगा। तो आप एक याद रख सकते हैं, विजिटर्स इन इंडियन रेलवे। किस तरीके से याद रख सकते हैं, विजिटर्स इन इंडियन रेलवे। इस तरीके से आप लोग अगर याद रखेंगे तो कभी ओम्स लॉ को नहीं भूलेंगे। विजिटर से हो गया आपका V, इंडियन से आपका हो गया I और रेलवे से हो गया आपका R। V = IR। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R। ये है आपका ओरिजिनल करंट, ये है आपका ओरिजिनल करंट। अब आपको क्या करना है, न्यू करंट निकालना है, यानी कि I' की वैल्यू निकालना है। तो R भी क्या लेना पड़ेगा, आपको R' लेना पड़ेगा। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, करंट चेंज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो रेजिस्टेंस भी हमने क्या ले लिया, न्यू वाला रेजिस्टेंस ले लिया, R'। ठीक है, अब I' = V/R' की वैल्यू क्या है, R/2 है। R' की वैल्यू हमने पुट कर दिया R/2। 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतना मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। I' = 2 V/R। V/R हमारा वापस से क्या है, I है। V/R हमारा क्या है, I है, जो ओरिजिनल करंट था। इसका मतलब हमारा जो न्यू करंट है वो ओरिजिनल करंट के क्या हो रहा है, डबल हो रहा है।
जो न्यू करंट है वो ओरिजिनल करंट के क्या हो गया, डबल। यानी कि जब हम लेंथ को हाफ करते हैं तो करंट क्या होता है, डबल, और रेजिस्टेंस क्या होता है, हाफ। लेंथ को हाफ करने से रेजिस्टेंस भी हाफ होता है, लेकिन करंट क्या होता है, डबल होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि अपन वो भी देखेंगे कि अगर पूछता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो मास रहता है हाफ करते हैं, डिस्टेंस को हाफ करते हैं, तो फोर्स में क्या चेंज आता है। वैसे ऐसे क्वेश्चन एक पक्का एग्जाम में रहने ही वाला है। तो इस टॉपिक से हमें पता चल रहा है कि हमें ओम्स लॉ तो देखना ही है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में भी देखना है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन अलग अलग है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, और रेजिस्टिविटी क्या रहती है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रहती है जो करंट को अपोज करने में मदद करती है। तो रेजिस्टेंस 3 चीजों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सारी बातें एनसीईआरटी में दी है और आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए गए, कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की। तो कॉपर सल्फेट, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, आपने वीडियोस अगर देखी होगी उसमें हमने फॉर्मूले बनाने सीखे थे। कॉपर का मतलब Cu, सल्फेट का मतलब होता है SO4, पेंटा का मतलब होता है 5, और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का ये फॉर्मूला है, और ये जो अलग से वाटर लगा रहता है, अलग से वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभी जो है इनिशियल स्टेट में ब्लू कलर का है, इनिशियल स्टेट में क्या रहता है, ब्लू कलर का है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसे हमें अब हीट करना है। जब आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करते हैं, जब आप उसे गर्म करते हैं, तो यह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने लगता है। कॉपर सल्फेट में ये 5 जो मॉलिक्यूल है वाटर के वो बाहर निकल जाते हैं, केवल कॉपर सल्फेट हमारे पास बच जाता है। ये जो कॉपर सल्फेट रहता है ये वाइट कलर का होता है। ये वाला जो कॉपर सल्फेट है वाइट कलर का, जिसमें पानी रहता है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, वो ब्लू कलर का रहता है। तो कॉपर सल्फेट के पेंटाहाइड्रेट को जब आप हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाइट कलर का सॉल्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल स्टेट में चेंज हो रहा है, केवल स्टेट में चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास क्रिस्टल्स थे, उसके बाद उसका सॉल्ट बन गया, स्टेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा केमिकल चेंज आएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, टार्टारिक एसिड इज फाउंड इन। अब जो हमें मेन टॉपिक पर फोकस करना है, और बहुत इजी टॉपिक है कि कौन सा एसिड किस में होता है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया है, वो आप प्लीज देखिएगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है टार्टारिक एसिड किस में मिलता है। तो टार्टारिक एसिड आप याद रखेंगे, एक तो मिलता है टैमारिंड में, एक मिलता है ग्रेप्स में, और एक मिलता है आपके अनराइप मैंगोज में, यानी कि कच्चे आमों में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टार्टारिक एसिड आपका टैमेरिंड में मिलता है, इमली में मिलता है। अगर मैं टोमेटो की बात करती हूँ तो टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड रहता है। टोमेटो में कौन सा एसिड रहता है, ऑक्जेलिक एसिड, और साथ ही साथ आपके पालक में रहता है, स्पिनच में, स्पिनच में आपका ऑक्जेलिक एसिड रहता है। उसके बाद अगर ऑरेंज की बात करते हैं तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड लेमन में रहता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। विनेगर, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड रहता है। ठीक है, तो ये सारे एसिड किस में मिलते हैं, किसमें कौन सा बेस मिलता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला टॉपिक वापस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये कुछ टॉपिक कॉमन है, कुछ टॉपिक कॉमन है, उसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो वाले टॉपिक तो हमें छोड़ना ही नहीं है। तो ये वीडियोस देखकर जो PYQ सीरीज चल रही है, इससे आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसका मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वाला टॉपिक वापस से आ गया है। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं कि जितनी भी चीज़ आप अपने आसपास देखते हैं, कोई भी चीज़ हो, खाना खाना हो गया, या सनसेट होना, सनराइज होना, वो फिजिकल या केमिकल में ही आते हैं। जितनी भी आपके आसपास चीज़ें, सारी चीज़ें या तो फिजिकल होगी या तो केमिकल होगी। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, स्टेट में चेंज होता है, साइज में चेंज होता है,
शेप में चेंज होता है, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, तो हम उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, और ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है, जैसे आपने वाटर से आइस बनाया, आइस से आप वापस से वाटर बना सकते हैं, तो इसमें स्टेट में चेंज हो रहा है और रिवर्सिबल है। तो ये किसके अंदर आता है? फिजिकल चेंज के अंदर आता है। रिवर्सिबल क्रॉस नहीं है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। केमिकल चेंज इसका जस्ट अपोजिट है। केमिकल चेंज में आपके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पर बनता है, कोई भी एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, और ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स जब मेल्ट हो रहा है तो उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, उसके स्टेट में चेंज आ रहा है। आप वापस से जो वैक्स मेल्ट हुआ है उससे वापस से आप अगर कोई कैंडल है वो वापस से कैंडल बना सकते हैं। वैक्स अगर मेल्ट हो रहा है वो वैक्स को आप वापस से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपका फिजिकल चेंज में आता है। हीटिंग ऑफ आयरन, हीटिंग बोला है, बर्निंग नहीं बोला है। बर्निंग और हीटिंग में बहुत फर्क होता है। जब आप आयरन को बर्न करते हैं वो अलग हो गया, आयरन को हीट कर रहे हैं वो अलग हो गया। तो हीटिंग जो है वो आपके फिजिकल चेंज में आता है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आपने पानी में शक्कर को अगर घोला तो वो आपका किस में आ जाएगा? फिजिकल चेंज में आ जाएगा। लेकिन बर्निंग जहां पर लिखा रहेगा, बर्निंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे के सारे आपके केमिकल चेंज में आते हैं। तो बर्निंग, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है? हमारा केमिकल चेंज है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी बातें आपको बताई है, और कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है वो भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखना है कि एडुटैप में हमारे पास अभी 3 कोर्सेज अवेलेबल है। एक है आपका मास्टर कोर्स, जो बच्चे बिगनर हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी और स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मास्टर कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी बातें मिलेगी, PYQ मिलेगा, पूरे नोट्स मिलेंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आपका स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जिसने आधी तैयारी कर ली है लेकिन कुछ कंपोनेंट अभी भी बच गए हैं, वो कंपोनेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और लास्ट है आपका टेस्ट सीरीज, जिसकी सारी कंप्लीट तैयारी हो गई है, हर एक कंपोनेंट की तैयारी हो गई है, लेकिन वो रिवीजन करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो तीनों कोर्सेज के बारे में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तीनों कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। आपको पता है कि आप कहाँ तक स्टैंड करते हैं, कि आपका पूरा कोर्स हुआ है, आपका कुछ भी नहीं हुआ है, आपको कोई कंपोनेंट की जरूरत है, तो आप एडुटैप में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पेपर में। एक और पेपर हमारा बचा है PYQ सीरीज में, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।